हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे थे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की टोटल जानकारी हमने ले ली थी। और जो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो था कि गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी, शाइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, वो भी गोलीय दर्पणों के लिए ही है। और वो जो टॉपिक है आज का वो है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब सोचने लायक बात यह है कि दर्पण सूत्र क्या चीज है, या दर्पण सूत्र बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, क्या है ये, मतलब इसका प्रोसेसिंग क्या है। तो वही मैं आज समझाने जाऊंगा, वही हमारी आज की क्लास रहेगी। तो ध्यान रखना, मैंने आपको जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी, तब तीन चीज बताई थी। एक तो होता है यू, यू का मतलब बिंब दूरी, यू का मतलब बिंब दूरी। एक होता है वी, वी का मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। एक है एफ और इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो जो दर्पण सूत्र है जो मिरर फॉर्मूला बना है वो इन तीनों के बीच में बना है। यानी कि दर्पण सूत्र के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में एक अंतर संबंध होता है। इन तीनों राशियों के मध्य एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, और वो संबंधी क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। और इन तीनों में संबंध क्या है? संबंध ये है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है। 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/v, ये संबंध है फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और बिंब दूरी के व्युत्क्रम का योगफल फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। ये संबंध है तीनों के अंदर। प्रतिबिंब दूरी यानी कि v का व्युत्क्रम और u का व्युत्क्रम, फिर इनका योगफल, ये बराबर है कि इसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। तो अब हमें करना क्या कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर मैं बात करूँ ना एनसीईआरटी बेस की, जैसे सीबीएसई पैटर्न की बात करूँ, तो वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करवाया जाता है कि ये दर्पण सूत्र है, इसको याद कर लो। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस चलता है, जो तुम्हारा सिलेबस है, उसमें हमें ये भी प्रूव करके दिखाना होता है कि ये सूत्र कहाँ से आया, ये दर्पण सूत्र आया कहाँ से, ये तीनों में संबंध बना कैसे। तो हमारा पूरा लेक्चर आज का यही रहेगा, पूरा वीडियो इसी चीज को लेकर रहेगा कि दर्पण सूत्र कैसे बना। तो ये प्रूव करना हमें ये चीज क्या करनी है? प्रूव करनी है। लेकिन दर्पण सूत्र समझाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोई सा भी एक गोलीय दर्पण लेना पड़ेगा। एक गोलीय दर्पण ले लिया और उससे एक प्रतिबिंब की रचना करनी पड़ेगी। गोलीय, मान लो हमने अवतल दर्पण बना लिया, दो आपतित किरण डाली, दो परावर्तित किरण आई और दोनों ने किसका निर्माण कर दिया? प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब। अब ध्यान देना, मान लो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया। ये लो, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। एक तरफ क्या कर दी? पॉलिश। एक तरफ क्या कर दी? पॉलिश। ये दर्पण का द्वारक M और N। अब देखो ये क्या है? P। ये क्या है? F। और ये क्या है? C। एक अवतल दर्पण बना लिया और ये बीच में क्या? मुख्य अक्ष सही, P डिसाइड कर दिया, F डिसाइड कर दिया, C डिसाइड। तो यहां से कोई वस्तु है, ध्यान रखना, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु कहां से रखी हुई है? C से परे। वस्तु कहां पर है? C से परे, यानी कि अनंत और C के बीच में। अब करना क्या है? कोई भी दो नियम लगाओ और प्रतिबिंब का निर्माण करो। कोई भी दो नियम। पहला नियम लगा दो। एक तो पहला नियम क्या था? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, इस वस्तु को नाम दे दो A और B।
यदि प्रकाश की किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो हमेशा किससे निकलती है? एफ से। हमेशा किससे निकलती है? एफ से। और हमें पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें होना जरूरी है। एक नियम लगा दो चौथा क्या था? अगर पी पे डालते हो, कहां पे डाला? पी पे डाला तो पी से ही निकलेगी कि नहीं निकलेगी? पी पे डाला तो पी से निकली। ये सही नहीं आ रहा। अब ध्यान देना, अगर वस्तु को हम सी से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? सी और एफ के बीच में। तो ये बन नहीं पा रहा, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक बार देखो वापस, इन दोनों के बीच में आना चाहिए डायग्राम। थोड़ा सा एफ इधर आएगा। अब निकालो एफ से, ये एफ से निकली, और अब निकालो ये सी से, सॉरी पी से। ये लो, निकल गई। दोनों किरणें यहां मिल गई और यहां पर बन गया प्रतिबिंब। इसका उल्टा बनेगा, ऊपर जाएगा ए डैश और यहां आ जाएगा बी डैश। ये लो, कुछ नहीं किया, एक अवतल दर्पण लिया है, मुख्य अक्ष डाला, एक आपतित किरण निकाली, एफ से निकली, एक पी पर डाली यहाँ पे। तो जब वस्तु को सी से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है? सी और एफ के बीच में। सी और, ये सेकंड कंडीशन ही है, पहले अनंत फिर सी से परे। और मान लो ये आपतित किरण दर्पण पर किसी बिंदु एम पर मिलती है। ये लो, अब हमें क्या करना है? इस दर्पण सूत्र को प्रूव करना है। दर्पण सूत्र को प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करोगे? एक चीज का ध्यान रखना, हाँ ये देखो बिंब दूरी, बिंब दूरी कहां पर है? ये तो दर्पण का ध्रुव, और मैंने कहा था कि दर्पण में आप जो भी दूरी चेक करोगे दर्पण के ध्रुव से चेक की जाती है। ये दर्पण का ध्रुव और ये रखी हुई है बिंब। तो पी ए कौन सी दूरी हुई? पी ए कौन सी दूरी हुई? पी ए। फिर आप कहोगे सर पी ए बिंब दूरी है। बिंब दूरी क्या है? पी ए। बिंब दूरी क्या है? पी ए। और इस पी ए का मान क्या है? यू है। बिंब दूरी को यू से ही बताते हैं। और आपको पता है कि वस्तु किस तरफ आती है? हमेशा बाईं तरफ। किस तरफ आती है? बाईं तरफ। तो बिंब दूरी यानी कि यू किस में रहेगा? माइनस में। यू किस में रहेगा? माइनस में। ठीक है, अब देखो इसको इधर लिख लो एक बार। मैं एक बार पूरा ही लिख देता हूं वापस से, वो आसानी रहेगी। बिंब दूरी, बिंब दूरी, बिंब दूरी कौन सी है? पी ए। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। लेकिन ये किस में आ रहा है? माइनस में। देखो बिंब दूरी किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी, पी ए। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी कौन सी है? दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो प्रतिबिंब तो ये बन रहा, मतलब पी ए डैश। पी ए डैश कौन सी दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। तो ये देखो प्रतिबिंब दूरी, इसको मैंने लिख दिया पी ए डैश। पी ए डैश, इसका मान कितना है? प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से। और हमें पता है कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी भी किस में आती है? माइनस में। किस में आती है? ये मैंने पहले बता दिया था। इससे पहले वाला वीडियो इसी चीज का था, साइन कन्वेंशन। ये भी माइनस में। और फाइनली कौन सी दूरी बची? फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो एक बार, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। तो पी एफ कौन सी दूरी है? फोकस दूरी, पी एफ। और ये भी किस में आएगी? माइनस एफ, क्योंकि अवतल दर्पण है, सब चीजें माइनस में है। पी ए कौन सी दूरी है? दर्पण का ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी। पी ए डैश कौन सी दूरी है? दर्पण का ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। पी एफ कौन सी दूरी है? दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। और हमें पता है कि बिंब दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं? वी से। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? एफ से। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को अगर आप वाई एक्स मानते हो तो इधर वाली सारी दूरियां किस में आती है? माइनस में आती है। इसीलिए क्या लगा दिया? माइनस। ठीक है, अब क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है, ये फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में संबंध बना कैसे?
यही तो दर्पण सूत्र है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ये इसको प्रूव करना है। देखो प्रूव करने के लिए क्या करोगे, ध्यान देना, मैं इस डायग्राम में दो त्रिभुज ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? दो त्रिभुज। दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना, मुझे दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। और मुझे हमें पता है कि अगर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो उनके दो कोणों को क्या कर दो, बराबर सिद्ध कर दो। अगर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो उनके दो कोणों को क्या कर दो, बराबर सिद्ध कर दो। तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर। जब तीनों कोण दो त्रिभुजों के समान हो गए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज कहते हैं समरूप। लेकिन सबसे पहले कंक्लूजन ये है कि कौन से त्रिभुज, तो ध्यान देना एक बार देखो, ये एम पी एफ, कौन सा त्रिभुज, एम पी एफ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला। फिर आप कहोगे सर ये तो सीधी लाइन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये जो एमपी रेखा है ना, नोटिस करना थोड़ा सा, ये जो एमपी रेखा है ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे क्या हो रही है, घूम रही है। लेकिन हमें इसकी लंबाई बहुत कम लेनी है। जैसे मान लो ये ऐसे एक दर्पण है, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। अगर मैं इसमें दो पॉइंट सेलेक्ट करूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो बताओ ये वाली रेखा सीधी है कि नहीं है। इसको मान लो P मान लो, इसको मान लो M मान लो, तो ये रेखा, इसको क्या मान सकते हो आप, हाँ अगर हम यहाँ पे P और M मानते तब तो हम कह सकते थे कि ये सीधी नहीं है। लेकिन हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो इस दूरी को तो क्या मान सकते हो, सीधा मान सकते हो। तो हमने भी ऐसे ही किया है। हालांकि जो यहाँ पर बिंब की ऊंचाई है ना वो छोटी मानी जाती है गोले दर्पणों के लिए। ये B यहाँ था ना, तो फिर ये आपतित किरण कहाँ पर जाती है, यहाँ पर, मतलब M कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे। तब तो हम कह देते ये सीधी लाइन है। लेकिन मैंने ये डायग्राम कंजेस्टेड नहीं हो, आपको ढंग से समझ में आए, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो हमें क्या करना है, हालांकि M P के बहुत ज्यादा पास में रहता है, ध्यान रखना M P के बहुत ज्यादा पास में रहता है। ये तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया इसको, ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आए। लेकिन हमें इस MP रेखा को क्या मानना है, एक सीधी रेखा। MP रेखा को क्या मानना है, सीधी रेखा मानना है, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो डिसाइड हो गया, MPF, MPF। एक त्रिभुज है A', B', F, ये वाला। तो ये त्रिभुज एक और ये त्रिभुज दो, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले लिखा हमने त्रिभुज MPF एवं त्रिभुज A', B', F को समरूप सिद्ध करने पर, समरूप सिद्ध करने पर। अब समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, अगर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो इनके दो कोणों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर। तो ध्यान दो, अगर MP रेखा बिल्कुल सीधी माने हम, MP रेखा को कैसा माने, सीधी, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो एक कोण तो क्या हो गया, बराबर हो गया, 90 डिग्री का। एक कोण आप ये देखो F वाला, ये वाला और ये वाला, ये कौन से कोण है। मान लो कोई रेखा है, कोई दूसरी रेखा उसको प्रतिच्छेदित करती है, तो ये कोण बराबर होते हैं ना। और इन कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली एंगल। इन कोणों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। तो F दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखो कोण MPF बराबर है, कोण MPF बराबर है किसके, B', A', F के। कोण B', A', F के। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समकोण। A' और P समकोण है कि नहीं है, ठीक है, लिख दिया। दूसरी बात, अब देखो इसमें देखो MFP, ये आ रहा ना शीर्षाभिमुख, MFP। तो कोण MFP बराबर है किसके, A', F, B' के। कोण A', B', F के कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है।
तो दो कोण बराबर हो गए, एक तो समकोण वाला और एक शीर्षाभिमुख वाला, तो ये तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो गया, ये अपने आप ही बराबर हो गया। और हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप है। देखो तो त्रिभुज MPF समरूप है, और समरूप का चिन्ह क्या होता है, लेटा हुआ S, है ना, से लेटा हुआ सा। तो त्रिभुज A'-B'-F कैसे हो गए, समरूप। अब ध्यान देना, हम ये भी जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। देखो संगत भुजा मतलब ये वाली भुजा, ये MP भुजा इस त्रिभुज का क्या है, आप कहोगे लंब है, तो फिर ये A'-B' इस त्रिभुज का क्या है, लंब है। तो लंब लंब के बराबर, आधार आधार के बराबर, कर्ण कर्ण के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि पहले त्रिभुज MPF में देखो, MP किसके संगत है, A'-B' के, ठीक है। ये समानुपाती होती है किससे, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती। अब इस त्रिभुज में देखो MPF में P और F किसके संगत है, A'-F के, किसके, A'-F के। देखो ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान देना, अगर दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो ये हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। ये MP किसके संगत है, A'-B' के, क्योंकि दोनों लंब हैं। PF किसके संगत है, A'-F के, क्योंकि दोनों क्या है, आधार है। ये लो, इसको दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताओ, ये दोनों, ये मुख्य अक्ष और ये आपतित किरण एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो ये वाली रेखा अगर हमने इसको सीधी माना है, ये वाली रेखा बराबर है, मतलब MP बराबर है किसके, AB के, है ना। जब दोनों पैरेलल निकल रही है, वो सीधी मान रखा है, तो MP किसके बराबर हो गई, AB के। तो हम कह सकते हैं अतः MP इक्वल है किसके, AB के। तो हमें क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 2 से MP का मान कितना है, AB। तो इस MP की जगह क्या रखना, हमें AB रखना है। समीकरण 2 से MP का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से MP का मान समीकरण, MP की जगह क्या रखना है, AB रखना है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण 2 से MP का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, AB। तो AB अपॉन A'-B' इक्वल PF अपॉन A'-F। ये लो, ये आ गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान देना, अब देखो जैसे हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया ना, तो अब मैं दो त्रिभुज और सिलेक्ट कर रहा हूं, उनको भी समरूप सिद्ध करना है। कौन सा, ABP ये वाला त्रिभुज, और कौन सा, A'-B'-P ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज, इनको क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABP को त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A'-B'-P को क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो वही तरीका अपनाना है जैसे यहाँ पे तरीका अपनाया था ना आपने, वही। अगर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो हमें इनके दो कोणों को बराबर करना पड़ेगा, तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी जो संगत भुजाएं हैं, वो एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है। तो ABP में देखो आप, एक तो देखो ये कोण बराबर आ रहा है,
ए बी 90 डिग्री का, ए डैश भी 90 डिग्री का। तो एक तो ये कोण बराबर हो गया, एक ये पी वाला कोण बन रहा ना दोनों में, तो ये तो कोण आई है, आपतित किरण परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण, तो ये है कोण आई और ये कोण आर, तो बराबर होता है, तो हो गए दोनों कोण बराबर। तो लिख दो क्या, पहले हम लिखेंगे कि कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर है कोण बी डैश ए डैश पी के, बी डैश ए डैश पी के। कारण क्या है, समकोण, ए वाला और ए डैश वाला समकोण हो गया ना, ठीक है। सेकंड देखो, हाँ बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर है किसके, बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश। कारण परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही, ये बी वाला और ये बी डैश वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो त्रिभुज ए बी पी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या होगी, समानुपाती। तो ए बी इसका लंब है, ए डैश बी डैश इसका लंब है, ठीक है। पी ए इसका आधार है, पी ए डैश इसका आधार है। तो ए बी किसके संगत है, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार पी ए किसके संगत है, इसके आधार के पी ए डैश। ये लो समीकरण नंबर 4। अब ये जो इतनी देर हमने ये प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं हम, तो एक बार क्या करो आप इसमें नोटिस करो, इस प्रमेय के अंदर समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखो एक बार। ये रहा समीकरण 3 और ये रहा समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 में इस समीकरण का बायां पक्ष देखो, वाम पक्ष, इसमें भी बायां पक्ष कौन सा है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो हम ये जानते हैं अगर दो समीकरणों का एक पक्ष समान होता है तो हम उसको कॉमन लेके हटा सकते हैं। दो समीकरणों का अगर बायां पक्ष या दायां कोई सा भी एक पक्ष अगर समान हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन मानकर हटा सकते हैं। अब हमारे सामने कौन सा पक्ष बचा, देखो ये बायां और ये बायां बराबर है तो कट गए, ये तो कैंसिल हो गए। कौन सा पक्ष बचा, दायां। तो समीकरण 3 से देखो क्या बचा, पी एफ अपॉन ए डैश एफ इक्वल पी ए इसका दायां पक्ष पी ए डैश। अब इन सब के मान डाल दो। पी एफ का मान है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, देखो ये रहा पी एफ का मान माइनस एफ। पी ए का मान है क्या, बिल्कुल है, माइनस यू है। पी ए डैश का मान है क्या, बिल्कुल है, माइनस वी है। लेकिन इसका मान नहीं है हमारे पास, ए डैश एफ का मान नहीं है। तो ए डैश एफ का मान कहां से लाए, पहले आप देखो डायग्राम में ए डैश एफ कहां पर है, ये रहा, ये है ए डैश एफ। तो ए डैश एफ कैसे निकालोगे, हम निकाल सकते हैं, देखो कैसे, अगर पी ए डैश में से पी एफ लेस कर दें, सीधा सही है। ए डैश एफ तो ये है ना, अगर इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई निकाल दी जाए, पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई निकाल दी जाए तो ये बचेगी कि नहीं बचेगी, यानी कि पी ए डैश माइनस पी एफ, तो क्या आ जाएगा, ए डैश एफ, सीधा सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम पी एफ अपॉन ए डैश एफ कैसे निकाला, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी एफ इक्वल बाकी ऐसे कैसे लिख दो, पी ए अपॉन पी ए डैश, ये लो। अब इन सब के मान हमारे पास में है, पी एफ का मान माइनस एफ, ठीक है, पी ए डैश का मान माइनस वी, पी एफ का मान माइनस एफ, पी ए का मान माइनस यू, पी ए डैश का मान माइनस वी। तो इन सब के मान डाल दो यहां से। तो देखो अगर इनके मान डालें हम, हाँ इसको देखना एक बार,
इन सबके मान डालने, इन सबके मान डालने। पी एफ का मान क्या है? माइनस एफ। पी एफ का मान माइनस एफ। पी ए डैश का मान माइनस वी। पी एफ का मान डाल दिया, ऊपर माइनस एफ। पी ए डैश का मान माइनस वी, फिर माइनस आया, फिर पी एफ, तो पी एफ का मान माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए, प्लस, और फिर एफ क्या लिख दो यहाँ पे? देखो ये पहले से माइनस, पी एफ का मान क्या है? माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर लिख दो एफ इक्वल। ये लो, अब किसका मान डालोगे? पी ए का। पी ए का मान क्या है? माइनस यू। कितना है? माइनस यू। फिर क्या बचा? पी ए डैश, इसका मान कितना है? माइनस वी। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ इक्वल यू वी। यू वी। अब क्या कर लो? इनका वज्र गुणा कर लो। वज्र गुणा करने पर ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसको करो पहले, u को करो माइनस वी से, माइनस यू वी प्लस यू एफ, यू एफ बराबर माइनस वी एफ, माइनस वी एफ। यहां तक हम पहुंच गए। अब करना क्या है? सुनना ध्यान से। जो भी राशियां ऋणात्मक है, जो भी राशियां ऋणात्मक है उनको धनात्मक करना है। ये माइनस वी एफ है ना, इसको पॉजिटिव करना है। ये माइनस यू वी है ना, इनको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव तो कैसे हो सकता है? पक्षांतरण करने पर। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। प्लस वाली राशि को नहीं छेड़ना है, माइनस वाली को छेड़ना है, क्योंकि हमें सभी राशियां पॉजिटिव चाहिए। तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर ये तो ऐसे कैसे रहेगा? यू एफ इक्वल, सॉरी यू एफ ये इधर आ रहा ना, प्लस वी एफ बराबर ये इधर चला गया यू वी। आई बात समझ में? ये जो माइनस माइनस वाले थे ना, इनको में प्लस में लाना है। तो प्लस में तो तब ला सकते जब इनको एक्सचेंज कर सके हम। तो वी एफ इधर आएगा तो इसके साथ प्लस में आ गया, यू वी इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये लो, बस अब थोड़ा सा काम है और है, लास्ट का काम है। हमें कितने पद मिले? 3 पद। एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। प्रत्येक पद को यू वी एफ से विभाजित करना है। प्रत्येक पद में यू वी एफ का क्या देना है? भाग देना है। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक पद को यू वी एफ से विभाजित करने पर, प्रत्येक पद में किसका भाग देना है? यू वी एफ का, यू वी एफ का। देखो 2 भाग, ये क्या है? यू एफ, किसका भाग देना है? यू वी एफ प्लस वी एफ, किसका भाग देना है? यू वी एफ बराबर यू वी, किसका भाग देना है? यू वी एफ का। तो अब जो राशियां कट रही है उनको काट दो। यू एफ से यू एफ कट रहा है, वी एफ से वी एफ कट रहा है, यू वी से यू वी कट रहा है। तो यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा 1/v प्लस यहां पर क्या बचा? 1/u बराबर यहां पर क्या बचा? 1/f। ये लो, यही तो हम सिद्ध कर रहे थे। जब इनको काटा तो लास्ट का आंसर क्या आया? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यही तो दर्पण सूत्र है। ये लो, बस उसमें f उधर आ रहा है, इसको आप चेंज करके लिख सकते हो। इसको इधर ले लो, ये लो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये लो, हैंस प्रूव। यहाँ पे आप लिख सकते हो इति सिद्धम। अब बताओ, इजी है ना? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। एक दर्पण ले लो, 2 किरणें डालकर प्रतिबिंब बनाओ। पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो, फिर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो। बायां पक्ष हटा दो, दाएं पक्ष में मान डाल दो, ठीक है? फिर इनको ये सोल्व करके आंसर निकालो, सीधा सही है। तो ये था दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या था? FVU, यानी कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अंदर एक संबंध था। कैसा संबंध? सुना ध्यान से। कैसा संबंध? संबंध ये था कि प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और बिंब दूरी के व्युत्क्रम का योगफल फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है? बराबर होता है। यही संबंध होता है।
ये था फॉर्मूला। आया कहाँ से? ऐसे आया। ये पूरा मैंने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो है आवर्धनता। एक छोटा सा टॉपिक है आवर्धनता। तो अभी तो बता देता हूं मैं, आवर्धनता छोटा सा ही है, इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखो खैर छोड़ो, अभी तो दर्पण सूत्र रहने दो, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सबसे पहले आवर्धनता ही बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दर्पण सूत्र आपने सीखा और आई होप आपको समझ में भी आया होगा ढंग से। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आराम से केयरफुली वीडियो को देखो। जहाँ पे नहीं समझ में आता वहाँ कर वीडियो को पॉज करो, समझो, फिर उसको वापस स्टार्ट करो, ऐसे देखते रहो। ठीक है, तो ये दर्पण सूत्र तो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा? आवर्धनता वाला मैटर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।